मणिपुर के अंदर हालात ख़राब हैं, महीनों से वहाँ पर हिंसा हो रही है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन सरकार इतने दिन तक चुप थी। लेकिन रात जब एक नग्न महिला का वीडियो वायरल हुआ, एक भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ा रहे थे। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बता सकता हूँ कि वह वीडियो इतना क्रूर था, इतना अश्लील था और इतना दर्दनाक था कि उस वीडियो के बाद में रात से सोशल मीडिया पर हंगामा है, अब तक हंगामा है। उसके बावजूद दो प्रधानमंत्री 2-3 महीने से चुप थे। आज प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। उसके बाद में मणिपुर के मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आ गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने महीनों तक सरकार कर क्या रही थी? सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन क्यों नहीं रख पा रही थी? हम समझते हैं कि मणिपुर का जो मामला है वो पेचीदा है, जटिल है, वो इतना सीधा नहीं है जितना सोशल मीडिया पर बैठकर, इन रूम में बैठकर बताना सीधा लगता है, उतना सीधा नहीं है, बहुत ही जटिल है। वो मैं आगे बताऊंगा कि मणिपुर में दरअसल ये हिंसा क्यों हो रही है। लेकिन सरकार को या प्रधानमंत्री को कम से कम एक ट्वीट तो करना चाहिए, एक बयान तो जारी करना चाहिए कि आपको शांति बनाए रखनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात का प्रभाव पड़ता है। लेकिन सरकार चुप थी। हालांकि अमित शाह ने दौरा किया था, वहां पर अनेक टीमें गठित की थी, उस चीज को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन हिंसा दिन ब दिन बढ़ती चली गई। वहां पर 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या है, ये बड़ी संख्या है। लेकिन मणिपुर कहाँ है देश के अंदर? लेकिन मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, देश के अधिकांश लोग उससे कटे हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। खबरें आती है मणिपुर जल रहा है, क्यों जल रहा है, किस लिए जल रहा है, कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर दरअसल क्या हो रहा है। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं जटिल आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि हो क्या रहा है, वो कौन से मुख्य बिंदु है जिनकी वजह से वहां पर हिंसा भड़की हुई है, और अब जो हिंसा हो रही है उसके पीछे क्या कारण है। पहले मोटा मोटी गांठ बांध लीजिए, 3 कारण है, मोटा मोटी 3 कारण है, क्योंकि घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन उन घटनाओं को उत्प्रेरित करने के लिए मुख्य जो 3 कारण है, उनके बहाने से छुटपुट घटनाएं होती रही। पहला कारण है बाहर से नशा मणिपुर के अंदर आता है। मणिपुर के भीतर नशे की खेती होती है, यानी जो अफीम है उसकी खेती होती है, और वहां पर जो भाजपा सरकार है वो इस मामले में बड़ी सख्त है। अफीम की जो खेती होती है मणिपुर में, वहां पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। उसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं, और उनका कहना है कि सरकार दरअसल हमें टारगेट कर रही है, हमें दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि वहां पर जो अवैध निर्माण है मणिपुर के अंदर, अब वो अवैध निर्माण कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा। अवैध निर्माण है उनको वहां पर दरअसल तोड़ा जा रहा है, जैसे भी उन पर चलाई जा रही है, उसको लेकर भी लोग विस्थापित हो रहे हैं, उसको लेकर भी आक्रोश है। और तीसरा जो मुख्य कारण है, और इन दिनों उसकी ही चर्चा है, वो ये है कि वहां की हाईकोर्ट का ये आदेश आया है, सरकार को कहा है कि जो सिफारिश थी कि जो वहां की एक जाति है, जनजाति है मैतेई, उसको एसटी में डाला जाए, यानी उसको शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जाए। तो इस आदेश के बाद में वहां पर हिंसा भड़क उठी, और वो जो आदेश था हाईकोर्ट का, उसको लेकर बहुत ज्यादा वहां पर हंगामा हो रहा है। अब आपको ये बातें समझने के लिए क्यों हो रहा है, वो मैतेई जनजाति क्यों है, उसके खिलाफ वो कौन लोग लड़ रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मणिपुर के अंदर 30 से अधिक जनजातियां हैं, लेकिन मोटा मोटी वहां पर 3 जनजातियों की चर्चा होती है। एक तो मैतेई, दूसरी कुकी और तीसरी नागा। तो जो मैतेई है, वो मैतेई जो जनजाति है वो दरअसल मणिपुर के बीच का जो एरिया है, जो वैली एरिया है, वहां पर रहती है। मणिपुर का जो बाहरी इलाका है वो दरअसल हिल एरिया है, और जो बीच का छोटा सा हिस्सा है वो दरअसल वैली एरिया है। जो वैली एरिया है वहां पर जो मैतेई नाम की जनजाति है वो वहां पर निवास करती है, मोटा मोटी उसका वहां पर आधिक्य है। और चारों तरफ मणिपुर के अंदर ये जो कुकी जनजाति है, नागा है, वो निवास करती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि मणिपुर की जनसंख्या के अंदर 60% के करीब मैतेई जनजाति है, लेकिन वो मणिपुर के 10% हिस्से में ही रहती है, और बाकी की जो 40% के लगभग जो जनजातियां हैं, जो कुकी है, जो नागा है, वो दरअसल मणिपुर के 90% इलाके पर रहती है। आपको पता है कि भारत के अंदर जो पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, ओबीसी, एसटी, एससी
और उनको ही आरक्षण दिया जाता है। हालांकि अब तो आरक्षण सभी को लगभग मिल रहा है, लेकिन मोटा मोटी दरअसल बैकवर्ड क्लासेस को इन 3 भागों में बांटा जाता है। अब मणिपुर के अंदर जो मैतेई जनजाति है उसको दरअसल ओबीसी और एससी में कंसीडर किया जाता है, और बाकी जो जनजातियां हैं उनको एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में कंसीडर किया जाता है। अब मणिपुर के अंदर एक कानून ऐसा है कि जो एसटी है उनकी जो जमीनें हैं और जहां जहां वो रहते हैं उसको ओबीसी और एससी खरीद नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10% इलाके में मैतेई रहती है, मैतेई जो जाति है, जनजाति है, वो मणिपुर के किसी भी हिस्से में जमीन खरीद नहीं सकते हैं। तो हाईकोर्ट का ये आदेश था कि जो मैतेई है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब में कन्वर्ट किया जाए, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब में डाला जाए, क्योंकि मैतेई ही वह जाति है, उसको जनजाति बनाने की बात की जा रही है जिसने मणिपुर की संस्कृति को, उसकी विरासत को और वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो ट्रेडिशन है उसको बचा के रखा हुआ है। मैतेई जनजाति के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब में डाला जाए ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है वो सिकुड़ रहा है और हम जिस 10% एरिया में रह रहे हैं वो सिकुड़ रहा है, तो हम रहेंगे क्या, हम वहाँ से बेदखल हो रहे हैं। इस बात को लेकर इन्होंने 2013 के अंदर कोई याचिका डाली थी, उसके बाद 10 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। अब हाईकोर्ट ने उस सिफारिश को लागू करने की बात कही। उसके बाद में ये जो कुकी ट्राइब है, जो नागा ट्राइब है, उन्होंने हंगामा कर दिया कि इनको दरअसल ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं डाला जाना चाहिए। अब उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि दरअसल ये जो 10% इलाके में रहते हैं इनकी आबादी 60% है। ये यहाँ की विधानसभा की जो 60 सीटें हैं उसमें से 40 सीटें इनके हाथ में हैं, यानी मैतेई संख्या में ज्यादा है, हालांकि उनका भौगोलिक क्षेत्र बहुत कम है, संख्या में ज्यादा है, तो वहां का जो चुनावी गणित है वो इनके पक्ष में है। 60 सीटों में 40 सीटें इनकी है। वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो प्रशासन है, वहां की जो नौकरियां हैं उसमें भी आधिपत्य दरअसल मैतेई जनजाति का ही है। लेकिन ये एससी होने की वजह से, ओबीसी होने की वजह से अन्य एरिया को खरीद नहीं सकती है, कहीं भी जमीन लेके रह नहीं सकती है, ऐसा कानून है। अगर इनको एसटी में डाल दिया जाता है तो वो वहां पर मणिपुर में कहीं भी जाके जमीन ले सकते हैं। तो इनका तो कहना यह है कि हमें पूरे मतलब मणिपुर में भी रहने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है, जो कुकी जो नागा है, वो इनका कहना है कि ये तो पहले ही प्रभावशाली हैं, अगर इनको एक और रियायत दे दी जाएगी तो दरअसल हमारे हाथ में कुछ चीजें हैं वो दरअसल चली जाएगी और हम खतरे में आ जाएंगे। तो मोटा मोटी लड़ाई जनजातियों के बीच में ये है। अब आप देखिए किसी भी राज्य के अंदर जो अस्पताल है, शिक्षा है, जो भी संस्थान है वो कहाँ बनाए जाएंगे? वहीं बनाए जाएंगे जहां पर यातायात की सुविधा सुचारू रूप से चलाई जा सके, वहां पर परिवहन पहुंच सके, वहां पर सुविधाएं पहुंच सके। तो जो मणिपुर का भीतरी एरिया है जहां पर मैतेई का आधिक्य है वहीं पर सबको सुविधाएं हैं, और वहीं पर इम्फाल वो दरअसल राजधानी है, और जो बाहरी जो एज पर एरिया है वहां पर दरअसल मोटा मोटी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। तो जो एपी सेंटर है सुविधाओं का वो तो दरअसल मैतेई के यहाँ ही है, लेकिन उनके पास सिर्फ मणिपुर का 10% ही है, बाकी हिस्सा अन्य जनजातियों के पास ही है। तो अब देखिए कितनी जटिल चीज है। अब मान लो इनके पास राजनीतिक ताकत भी है, इनके पास शिक्षा भी है, इनके पास नौकरियां भी है, लेकिन जमीन बहुत कम है। उनके पास 40% के पास 90% जमीन है, लेकिन उनके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं पहुंच पाती जितनी दरअसल मणिपुर के बीच में पहुंचती है। उनके पास 60 में से केवल 20 सीटें हैं। उनका जो चुनावों में अनुपात है वो भी बहुत कम है, क्योंकि संख्या कम है, और संख्या कम होगी तो सामान्य सी बात है कि आपकी चुनावों में दरअसल, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो गणित पे ही चलता है, जिसके पास ज्यादा संख्या है वही दरअसल राज करेगा। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि वहां पर चुनावों का भी गणित है, वहां की राजनीति भी है, और वहां पर प्रभावशाली होने की होड़ भी है। अब देखना होगा कि सरकार इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या फैसला निकालती है, क्या निष्कर्ष निकालती है, किस तरह से इस आग को बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन मैंने मोटा मोटी आपको ये बात बता दी कि वहां पर दरअसल लड़ाई किस चीज की है। और मैतेई जनसंख्या में लगभग हिंदू लोग हैं, और जो नागा और कुकी है वो दरअसल ईसाई लोग हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि म्यांमार से इनकी सीमा लगती है। अब आपको बता देता हूं कि भारत के नक्शे में आप मणिपुर को देखिए, जो मणिपुर की ये जो पूर्वी सीमा है ये म्यांमार से लगती है, और म्यांमार से वहां पर अवैध अतिक्रमण भी होता है, वहां से नशा भी आता है, तो ये भी एक संकट है, वहां भी बड़े कड़े कानूनों की आवश्यकता है। तो ये चीज बहुत पेचीदा है, लेकिन इसको सुलझाना सरकार को ही है।
सरकार को ही सब कुछ करना है। और मैं ये नहीं कहता कि सरकार को हर एक गतिविधि पर बयान देना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर 40 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम शांति की अपील करना जरूरी है। अंडरग्राउंड आप क्या कर रहे हैं वो आप पर है, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप ही कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या हल होना चाहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन जो बटन आपको दिख रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस चैनल को। अगर आप समर्थ नहीं है तो कम से कम फ्री वाला जो लाल वाला बटन है वो जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।